अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफ़ियत हैं। मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9th के फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझे हैं न्यूटन के पहले दो लॉज। हमने ये देखा है कि पहला लॉ इज़ एक्चुअली इंटरलिंक्ड विद द सेकंड लॉ। मैंने आपको समझाने के लिए एक टर्म यूज़ की थी कि जो दूसरा लॉ है न्यूटन का, वो पहले लॉ की ही एक्सटेंशन है। पहले लॉ में हमने सिर्फ ये कहा था कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद ना चलती है, ना कोई भी चीज़ चलती हुई खुद ब खुद रुक जाती है। तो रोकने या चलाने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत है। उस ख़ास चीज़ का नाम है फोर्स। हमने सेकंड लॉ में उसी फोर्स को डिफ़ाइन किया था कि फोर्स किसी भी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो हम दो काम कर चुके हैं, रिकॉल करवा दिया मैंने आपको। अब तीसरी कहानी में न्यूटन के थर्ड लॉ में हम इस फोर्स की एक नेचर को डिफाइन करेंगे। न्यूटन कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। कितनी सिंपल, ये तो एक शेर हो गया, ये तो फिजिक्स का एक शेर हो गया। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस शेर की तशरीह क्या है? इस शेर में आखिर शायर आपसे क्या कहना चाहता है? तो चलिए सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ा सादा सा सवाल है। अगर आप दीवार पर ज़ोर से पंच करें, तो पंच तो आप कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं दीवार पे, दीवार को दर्द होना चाहिए। लेकिन पंच करने के बाद आपके अपने हाथ पे दर्द होता है। क्यों? आपका हाथ क्यों दुखता है? पंच तो आप कर रहे हैं दीवार पर, आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, आपका हाथ तो नहीं दुखना चाहिए। आपने कभी एक और चीज़ नोटिस की मूवीज़ के अंदर? मूवीज़ में जब हीरो इतने ज़्यादा दुश्मनों को वन बाय वन शूट कर रहा होता है, तो हर बार उसकी गन से निकलने वाली बुलेट पर गन रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ आती है। ऐसा क्यों है? गोली को तो आगे की तरफ जाना है, गोली अपने मुंह ध्यान आगे की तरफ जा रही है। अब गन को क्या याद आ रहा है? वो क्यों, किस चक्कर में, किस खुशी में पीछे आ रही है? इन तमाम बातों को न्यूटन ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने थर्ड लॉ में समेट दिया। न्यूटन कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन एक्शन के इक्वल है मगर ऑपोजिट है। अब बड़ी सादा सी बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको पहले लिखते हैं। Every action has its reaction, it's for sure। न्यूटन ने कह दिया, लॉ बन गया। Every action has its reaction equal in magnitude but opposite in direction। इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है। मैंने कुछ सवालात आपके सामने रखे। हर एक्शन का एक रिएक्शन है, उसके इक्वल है मगर ऑपोजिट है। मैंने कुछ मिसालें दी, चलिए इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू पंच द वॉल, मिसाल के तौर पे ये वॉल है एंड दिस इज योर पंच। अब पंच तो मैं 3 डायमेंशनली बना नहीं सकता, इट्स अ पंच। व्हेन दिस पंच वुड हिट द वॉल, तो न्यूटन कहता है कि ये आपका एक्शन है जिसने दीवार पर एक फोर्स लगाई, और जब ये पंच जाके दीवार पर लगेगा, एक्शन की सूरत में दीवार पर एक फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स अकेली आपकी नहीं होगी, दीवार भी एज अ रिएक्शन आपके हाथ पर एक और फोर्स लगाएगी। ये फोर्स आपके पंच की फोर्स के इक्वल होगी मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से आपका हाथ दुखेगा, सूज सकता है, हड्डी फ्रैक्चर कर सकती है। सो नेवर ट्राई दिस एट होम। तो न्यूटन कहता है कि तमाम फोर्सेस हमेशा पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं। सो न्यूटन की इस बात से हमने क्या सीखा? फोर्सेस हमेशा ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा पेयर्स की सूरत में एक्ट करती हैं। इसकी एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है जो हमारी किताब में डिस्कस है। चलिए आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पर आप एक ब्लॉक रखे हुए हैं
अब इस ब्लॉक पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो इस ब्लॉक को नीचे खींच रही है। ये ब्लॉक अपने वेट की फोर्स से नीचे जाना चाहता है, लेकिन चूंकि ये टेबल पे पड़ा हुआ है ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों नीचे नहीं जा रहा? क्योंकि फोर्सेस की टाइप्स आपको पढ़ाई थी, याद है? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एज अ रिएक्शन टेबल इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। याद है मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ टेबल इस पे लगा रही है एज अ रिएक्शन, जो कि इसके वेट के इक्वल है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें यहाँ पर। आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में ऑपोजिट का मतलब होता है नेगेटिव साइन। अगर मैं इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल फोर्स कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? ऊपर वाली को अगर मैं पॉजिटिव कह दूं और नीचे वाली को नेगेटिव कह दूं तो एफ एन नॉर्मल फोर्स रिएक्शन की फोर्स माइनस वेट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि न्यूटन कहता है ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आप करके देखें एफ एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो यस ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। यानी कि अगर 5 न्यूटन इसका वजन हो डाउनवर्ड तो हमारी टेबल 5 ही न्यूटन अपवर्ड फोर्स लगा रही है। तो टोटल फोर्स हमारी इस टेबल और ब्लॉक की मिलके जीरो बनती है। तो जब कोई फोर्स नहीं, टोटल फोर्स यानी नेट, इसको नेट भी कहते हैं, नेट फोर्स अगर जीरो हो तो क्या ये ब्लॉक कहीं जाएगा? ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स ना लगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बल्कि हमेशा के लिए स्टेबल के ऊपर स्टैटिक यानी रुका हुआ पड़ा रहेगा। तो आपने देखा कि ये दोनों फोर्सेस ने कैसे एक दूसरे को बैलेंस आउट किया। अब यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम क्वेश्चन, डज द एक्शन and reaction acts on same object? क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं? ऑप्शंस हैं यस सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, नो मे बी, डी नॉट नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं। हमारी 4 ऑप्शन थे, हमने पूरी कर ली। मैटर क्या करता है? क्वेश्चन आइए, कहता है कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? जरा सोचिए और बताइए। हमारे पास टेबल है, टेबल पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, मिसाल दोहरा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट ने टेबल पर एक फोर्स लगाई जो कि इसके वेट के इक्वल है। तो ये पहली फोर्स है, किस पे लग रही है? टेबल पे। टेबल ने इस ऑब्जेक्ट पे इसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन की फोर्स लगाई जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स टेबल ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं? नहीं, पहली फोर्स लग रही है दूसरे ऑब्जेक्ट पे यानी टेबल पे, दूसरी फोर्स लग रही है पहले ऑब्जेक्ट यानी ब्लॉक पे। तो नो, ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं अलग। इसीलिए तो न्यूटन कहता है कि दीज पेयर ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टेड ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट एंड सेकंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से गन के रिकॉइल वाली मिसाल भी है कि जब बुलेट फायर की जाती है तो गोली आगे की तरफ निकलती है विद द फोर्स एफ। ये रिएक्शन है, इसका रिएक्शन क्या होगा? गन का वापस रिकॉइल करना। ये रिएक्शन की फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वली मैग्नीट्यूड के साथ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बड़ी सादा सी और इम्पॉर्टेंट सी मज़ेदार सी डिस्कशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आज की इस क्लास की आखिरी बात, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी किया करते हैं, मास एंड वेट में फ़र्क। अक्सर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा भाई आजकल लगता है खाना ज़्यादा खा रहे हो, मोटे हो गए हो, अपना वेट तो बताओ। वो पूछते हैं आपसे वेट और आप कह देते हैं अच्छा यार मेरा वेट 50 किलो है। अरे यहाँ तो वो पूछने वाला गलती कर रहा है, यहाँ तो आप गलती कर रहे हैं। वो तो वेट पूछ रहा है, आप उसको बता रहे हैं मैस। मैस और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो चलिए पहले मैं मास को डिफाइन करवा देता हूं। मास की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी चीज की मिकदार को मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार जाते हैं, बाजार जाकर कहते हैं भाई मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दो, मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 2 किलोग्राम चीनी यकीनन 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये किलोग्राम, ये मास उस चीनी की क्वांटिटी को बता रहा है। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, सादा सी डेफिनेशन होगी। अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी है। डियर स्टूडेंट्स, मास कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी। मैंने भूल दिया, मुझे खुद समझ नहीं आई तो आपको कैसे समझ आई होगी? मुश्किल है ना? आइए आसान करता हूं। मास measures the magnitude of acceleration due to applied force। इस चीज को जरा समझने पहले ना इस स्टेटमेंट को तोड़िए। मास मेजर्स, मास क्या बताती है? बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी अगर उस पर फोर्स लगे। सिंपल से बेसिक से समझाता हूं। सपोज करें कि मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक मोटा सा बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी। मुझे बताएं, दोनों पर अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं, इसको भी एफ ही फोर्स लगा रहा हूं, इसको भी एफ ही फोर्स लगा रहा हूं, से 10 न्यूटन्स, मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की फोर्स पे तेज हो जाएगा? आप कहेंगे सर छोटा, कम मास है, तेज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा। सो मास डिटरमिन्स, पता करती है, डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी अगर उस पर फोर्स लगे। मोटा ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन की फोर्स से शायद ये चले भी ना, अगर चलेगा भी तो बहुत कम। तो किसने डिटरमिन किया? मास ने। न्यूटन का सेकंड लॉ याद है? F इज इक्वल्स टू एम ए, एम इज इक्वल्स टू ए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा F ओवर ए। सो मास डिटरमिन्स द एक्सेलरेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा कम एक्सेलरेशन पैदा करेगी फोर्स उसमें, जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी फोर्स उसमें। तो मास की मदद से आप किसी भी बॉडी में फोर्स की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन का पता कर सकते हैं। ये तो हो गई बात मास की। अब बात करते हैं वेट की। आखिर ये वेट क्या है? गलतुल आम। आइंदा कभी तुमसे कोई वेट पूछे ना तो उसको वेट बताना, मास नहीं। 50 किलो ये मास है, वेट क्या है? फिर वेट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। भाई मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ खींच रही है। मैं खुद जंप लगाऊंगा, वापस नीचे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अर्थ खींच रही है। अगर मैं आपसे पूछूं जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, मुझे अर्थ ज़्यादा ज़ोर से खींच रही है या मार्कर को, तो आप क्या कहेंगे? सर आप इतने मोटे ताज़े हैं, आपको अर्थ अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींच रही है। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर वेट किसका ज़्यादा है? वेट मेरा ज़्यादा है, मार्कर का वेट कम है। तो ये वेट बेसिकली फ़कत एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स के साथ खींच रही है। आपको याद है मैंने अभी 2 मिनट पहले मिसाल दी थी उस ऑब्जेक्ट के वेट की। कितना वेट मैंने लिखा था? 5 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है ना न्यूटन, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन ही है, क्योंकि वेट एक फोर्स का नाम है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड का एक टॉपिक है, वो मैं आपके साथ पिछली गुफ्तगू में जहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए हैं, आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।